यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो सफ़र है थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हम लगे रहें, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर तैयारी करें तो मुश्किल ज़रूर है लेकिन किया जा सकता है। खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर टॉपिक को जो सिलेबस में दे रखा है वो कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या डायमेंशन होने चाहिए, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कर्म में अगर तेरी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आज जो आपके सामने आ रहे हैं उनका नाम है जितेंद्र जी, जो अपने यहीं के स्टूडेंट रहे हुए हैं और उन्होंने ऑल ओवर रैंक की बात करें तो 295 295 रैंक हासिल करी है। और अगर सर्विस की बात करें तो स्टेट सर्विस उनको अलॉट रहेगा। तो सर आ चुके हैं, सर का मैं स्वागत करता हूं तालियों के साथ। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे हैं। एक अपना कीमती समय से कुछ समय निकाल के आप लोगों के साथ आपकी समस्याओं के लिए, आपकी जिज्ञासाओं के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपके साथ संवाद करेंगे। और मैं कोई भी दो विद्यार्थियों से बोलूँगा कि यहाँ पे आके सर का स्वागत करें। तो इसके साथ ही सर हैं जो अपने अनुभवों के साथ आपके साथ जो भी अपनी जर्नी के बारे में आपके बताएंगे, कैसे क्या उन्होंने स्ट्रगल किया है, कैसे क्या पढ़ाई की है और कैसे कैसे उन्होंने जो उनके पढ़ाई के दौरान जो भी चुनौतियां आई हैं उनका कैसे सामना किया है और कैसे उन चीज़ों को डील किया है और कैसे इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ें अपने अनुभवों को जाहिर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी समस्याओं का सर के सामने रखेंगे ताकि एक प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, आवाज़ आ रही है सब तक पीछे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर ने बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही है। मेरा नाम जितेंद्र गहलोत है और इस बार का जो RS 2023 का रिज़ल्ट आया है उसमें मेरी 295 रैंक मुझे मिली है। ये जो मुझे सफलता मिली है इसका क्रेडिट मैं अपने भगवान को, अपने पेरेंट्स को और पूरे परिवार को देना चाहूँगा। मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, तो छोटे से लेके बड़े सब लोगों का, परिवारजनों का मेरे ऊपर जो अटूट विश्वास था उसी का ये रिज़ल्ट है। और उसके साथ ही मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों का बहुत एक थ्रू आउट सपोर्ट रहा मेरे लिए। तो उसमें सब लोगों का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे धीरज जी चौधरी हैं, वो भी जयपुर में ही पोस्टेड हैं, तो वो मेरे बड़े फ्रेंड हैं, मेरे बड़े भैया और मेंटोर की तरह रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये सब बताने का मेरा रीज़न इसलिए है कि पॉइंट नंबर 1 की आप जब इस प्रिपरेशन में हैं तो जो UPSC और RS की तैयारी है वो एक मैराथन की तरह है। तो आपको एक लंबी तैयारी करनी होती है, तो आपका जो पीयर ग्रुप होता है वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अप एंड डाउन्स आता है इस तैयारी में, तो जब आप लो फील करते हैं तो उस टाइम अगर आपका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये चीज़ है। और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। बालोतरा का रहने वाला हूँ मैं, रिसेंटली जो नया ज़िला बना है। स्कूलिंग मैंने वहीं से की है और थ्रू आउट पढ़ने में ठीक था मैं। 10th में मैंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद 12th के साथ ही मैंने जो IIT JEE का एग्ज़ाम होता है वो मेंस का क्लियर था। लेकिन एक बचपन से, स्कूल के टाइम से एक सपना था मेरा कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना है। प्रतियोगिता दर्पण एक बुक करके आती थी, तो उसमें टॉपर टॉक्स देखते थे, टॉपर से मोटिवेशन लेते थे। तो फिर मैंने बीटेक नहीं करके BA का रास्ता ऑप्ट किया और आराम से ग्रेजुएशन करा। उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। दिल्ली में जो सेंटर है दृष्टि का, वहाँ पे मैंने फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट था मैं, और प्रिपरेशन करी, फाउंडेशन कोर्स अच्छे से ज्वाइन करा मैंने, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं रेगुलरली देता था। और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो ये लाइफ में मेरा फर्स्ट फेल्योर था पूरे इंटायर लाइफ में। थ्रू आउट स्कूल में ठीक था मैं,
तो 2-3 महीने मतलब एब्जॉर्व नहीं कर पाया मैं उस चीज़ को कि फेल कैसे हो सकते हैं। लाइफ में कभी पहले ऐसा फेस किया नहीं था। तो 2-3 महीने थोड़ा डिमोरलाइज रहे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी फेल्योर देखा नहीं है, थ्रू आउट टॉपर रहे हैं। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ पॉजिटिवली चला जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर बेस्ट बट बी रेडी फॉर वर्स्ट, है ना। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, फेलियर आते रहेंगे, लंबी जर्नी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी है, तो अप एंड डाउन को झेलना ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और इस चीज़ के साथ ही मैं आपको फिर 2018 में फिर से मैंने प्रिपरेशन करी, ढंग से अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करा, और फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करी, दृष्टि में ही मैंने जो टेस्ट सीरीज़ होती है, फिर वहाँ टीचर्स के साथ में बैठ के आंसर राइटिंग करता था, और फिर मैंने मेंस दिया ढंग से, लेकिन कुछ मार्क्स से मेरा क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया तो फिर मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद एक होता है ना कि अपन 3-4 साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अपने ऊपर भी एक बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे ऊपर एक जॉब सिक्योरिटी का वो रहता है कि हम कहीं ना कहीं सेटल हुए हैं। तो फिर मैंने आरएस की तरफ स्विच किया, और 2021 में मैंने आरएस का अटेम्प्ट दिया। प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हुआ मेरा, और 797 रैंक थी, और लेकिन कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई मुझे। पोस्ट बहुत थी पर कुछ नहीं हुई मुझे। और इस बार फिर 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया, और अब मैं आपके सामने हूँ। तो ये सब जो मेरी जर्नी बताने का जो मेरा रीज़न है, इन बिटवीन, हाँ, कि 2023 से पहले मैंने कुछ एग्ज़ाम्स और दिए, जैसे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान में, पटवारी का पेपर मैंने दिया, सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया, एग्ज़ाम क्लियर किया, बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, तो वो भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस सबसे एक दो चीज़ निकल के आती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो सफ़र है थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हम लगे रहें, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर तैयारी करें, तो मुश्किल ज़रूर है लेकिन किया जा सकता है। तो ये एक भरोसा रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ इसमें से निकल के ये आती है कि अगर खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। लंबी तैयारी करते हैं तो कई बार सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, लेकिन जब लो फील करते हैं तो आपका पीयर ग्रुप जो है वो बहुत सपोर्टिव हो, और अगर आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास हो तो निश्चित तौर पे किया जा सकता है। एक बहुत फेमस लाइन है, जब लो फील करते थे तब सुना करते थे कि कर्म में अगर तेरी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और इसी मेरी जर्नी के थ्रू एक चीज़ जो निकल के आती है वो प्लान बी की बात है ना। आप में से भी काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो मैंने जब यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए तब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का ही फॉर्म भरा, और कोई फॉर्म मैंने नहीं भरा। आरएस का भी इवन मैंने फॉर्म नहीं भरा था। तो ये होना चाहिए कि जब आप आरएस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, यूपीएससी के लिए आ रहे हैं, तो आपका प्राइमरी गोल है कम से कम 1 या 2 अटेम्प्ट आप उस पर पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। मान लो इफ बट बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर नहीं हो पाए तो प्लान बी की तरफ अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जाया जा सकता है ना। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब प्लान बी को अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना प्लान बी की तरह जब अपन कर रहे हैं एफर्ट, लेकिन वो अपना मेन फोकस बन जाना चाहिए उस टाइम। जब हम प्लान बी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अपना प्लान ए बन जाना चाहिए तैयारी में, है ना। अपन प्लान बी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई जॉब चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर की, अगर आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है, तो सिर्फ फॉर्म भरने से अपना एग्जाम नहीं निकल जाएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे उसका एग्ज़ाम नज़दीक है तो हिंदी भी अपना बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब अलग अलग से टॉपिक है। और भी अपन कोई भी एग्ज़ाम दूसरा प्लान बी की तरफ देख रहे हैं तो वो ज़रूर उसमें मेनली उसमें फोकस होकर तैयारी करनी चाहिए। एक इन जनरल परसेप्शन ये है कि भाई आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, नहीं निकलता। वास्तविकता ये है कि अभी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, पटवारी वीडियो के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं उसकी कट ऑफ, है ना। तो जब मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी जब आप आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ 1 या 2 अटेम्प्ट सिर्फ आरएस के दें, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो प्लान बी को मेन प्लान बनाएं और उस पर मेहनत करें। ये एक मेरा पॉइंट था। और तीसरा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो संस्थान एग्ज़ाम करवा रही है, यूपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है, आरएस आरपीएससी जो एग्ज़ाम करवा रही है,
वो हमें दो चीज़ देती है, एक तो सिलेबस। इस तैयारी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। नंबर वन, सिलेबस जो है वो आपको याद होना चाहिए। हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसमें एग्ज़ाम में क्या पूछेगा एग्जामिनर, ये तो हमें कम से कम पता हो। इवन पता नहीं हो, हमको याद होना चाहिए, सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम कहीं डिस्कशन भी कर रहे हैं, टीवी पे अगर कुछ देख रहे हैं, अखबार में कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए काम का क्या है, रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, ये सब सिलेबस से पता चलेगा अपने को, है ना। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि सिलेबस के बाद क्या पढ़ना है ये सिलेबस से पता चलता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो सिलेबस में दे रखा है वो कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या डायमेंशन होने चाहिए, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सिलेबस, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा जो भी कंटेंट अपन पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना। मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको अगर 2-3 बार कम से कम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 बार से ज़्यादा ही कहूँगा इवन में, तो उसको आप पढ़ने की कोई सार्थकता खास है नहीं। एग्ज़ाम हॉल तक इतने सारे सब्जेक्ट को कैरी करने के लिए मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं। तो सिलेबस, पीवाईक्यू और उसके बाद जो अपना रिवीजन है वो सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें जोड़ सकते हैं अपन, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहता है। आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी अपन, अब तक तो ऐसा था कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आपने कभी किसी ने पेपर देखे हैं अभी 2023 और 2024 के मेंस के पेपर, तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो यूपीएससी एग्जाम्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना। 10 मार्कर क्वेश्चन है, कई 5 मार्कर क्वेश्चन है, वो एनालिटिकल अप्रोच की डिमांड करते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ क्वेश्चंस आपको इतने नए मिलेंगे कि वहाँ पे बैठ के ही आपको सोच के रियल टाइम में आपको लिखना होगा, है ना। तो आंसर राइटिंग का एक बड़ा रोल है। तो ये कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से आपको। और बाकी आगे जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, अपन सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे दो तरफा, कि आपके मन में कोई डाउट है तो वो अपन उसको लेंगे और उसके बाद उसको एक सीक्वेंस वाइज अपन उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो आप में से कोई पूछना चाहे तो, सबके जो भी डाउट्स हो आराम से पूछ सकते हैं। वैसे आप सब फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं? अच्छा, कब बैच स्टार्ट हुआ आपका? सॉरी, इसी मंथ हुआ है, मतलब कितना टाइम हो गया? 5 महीने हो गए। और क्या क्या हो गया आपके सिलेबस में? हिस्ट्री हो गया, और अच्छा ठीक है, एक बार कोई बता देगा क्लियरली क्या क्या हो गया है, कोई बताना चाहे तो? अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब सिलेबस का 20-30% हो चुका है, ऐसा मान सकते हैं, है ना। तो आपकी सबकी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, फिर अपन को उसको एक एक करके रिजॉल्व करेंगे। किसी का कोई डाउट? सबका वेल ओके, क्लियर एकदम? बुक लिस्ट ठीक है, अपन पैनल पे एक एक चीज़ को लिख लेते हैं और उसके बाद अपन एक एक चीज़ को कवर करते जाएंगे। है ना, ये कर रहे हैं पीछे तब तक। और किसी का कोई डाउट है? इसमें नई स्लाइड ओपन कर लीजिए। माफ़ी चाहूँगा अगर हैंडराइटिंग थोड़ी विजिबल नहीं हो तो एक बुक लिस्ट का हो गया कि क्या रिसोर्सेज होने चाहिए प्रीलिम्स मेंस के लिए, क्या क्या करना चाहिए। और किसी का कोई डाउट नहीं? तो फिर ठीक है, अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अपन इस एग्ज़ाम को इस तरीके से देखेंगे कि कोचिंग को कैसे मैनेज करें, रिवीजन कैसे करें, क्या सोर्सेज होने चाहिए, प्रीलिम्स को कैसे हैंडल करें, मेंस को कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का जो फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, और उससे पहले आपका ये जो फाउंडेशन कोर्स है, आपकी टेस्ट सीरीज़, आपके नोट्स, आपकी क्लास और उसका रिवीजन करना। तो सबसे पहले तो क्लासरूम की जो आपकी कोचिंग चल रही है इसको कैसे मैनेज करें। तो
आपको जो भी डेली यहाँ पे जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है, टीचर ने यहाँ पे कितने घंटे की क्लास होती है वैसे? 2.5 घंटे की, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो होना ये चाहिए कि आपका जो रूटीन है सबसे पहले उसका शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मैं मेरा बताऊं, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता था वो 8+8+8 की स्ट्रेटजी यूज़ करता था। क्या मतलब? दिन में 24 घंटे होते हैं अपने पास में, 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना और 8 घंटे बाकी सब जो अपनी एक्टिविटीज़ करनी है। उसमें मैं ये कहूँगा कि 8 घंटे पढ़ना जो है वो क्लासरूम के साथ है ना, लेकिन आने जाने का टाइम वो सब हटाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन में कम से कम 9 से 10 घंटे आप जो है अपनी स्टडी के साथ इंगेज होने चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियलिस्टिक रहना है थोड़ा सा। 12 घंटा 16 घंटा ये सब पॉसिबल नहीं है। एग्जाम से जस्ट पहले ज़रूर अपन थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो 8 आवर्स की अपनी स्टडी होनी चाहिए और उसमें आपका वीक का प्लान होना चाहिए एटलीस्ट। आप अगले एक हफ्ते में क्या करने वाले हैं ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए आपको, और एक हफ्ते का प्लान बनाएं। उसमें से मैं आपको कहूँगा कि 6 दिन का प्लान बनाएं। एक दिन आप एज ए बफर रख सकते हैं उसको। तो अपने को हफ्ते में 6 दिन का प्लान बनाना है, एक दिन एज ए बफर रखना। हो सकता है उस दिन आपका टेस्ट हो, है ना, आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए या फिर कोई काम करने होते हैं। हम सब लोग घर से बाहर रहते हैं तो खुद की चीज़ें भी मैनेज करनी ही होती है। तो 6 दिन का प्लान बनाना चाहिए। 8 घंटे की अपनी स्टडी होनी चाहिए, 8 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। उसमें से एफिशिएंटली 6 से 7 घंटे ही हमारे निकल पाएंगे। तो 8 घंटे का प्लान डेली का होना चाहिए। और मैं जो एक चीज़ करता था एग्जाम से जस्ट पहले 3-4 महीने पहले, ये और आपको भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आज सुबह से लेके शाम तक आपको क्या पढ़ना है वो आप एक दिन पहले नाइट में डिसाइड कर लें। उस सारी चीज़ों को आप चिट पे लिख लें और वो चिट जेब में रखें और दिन का पूरा प्लान बनाएं। और जो जो चीज़ें आप सुबह से लेके शाम तक करते जा रहे हैं आप उसको टिक करते जाइए, है ना। तो एक आपका है कि आपका चेक होता रहेगा कि आप दिन में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, रियल टाइम में आप चेक कर पाएंगे। वरना होता क्या है कि अपन लंबा प्लान बना लेते हैं, महीने भर का प्लान बना लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री मेरा महीने भर में हो जाएगा, लेकिन जब पता चलता है 25 दिन में सिर्फ 20% मॉडर्न हिस्ट्री अपन कर पाए तो फिर 5 दिन में बाकी सब करना मुश्किल हो जाता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें कि अपन डेली अपना क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, अपने को क्या पढ़ना है वो सब क्लियर होना चाहिए इसमें, ठीक है। और दूसरा वीकली प्लान बनाएं। एक दिन का आप इसमें स्कोप रखें कि आप एक दिन में कुछ और चीज़ें करें। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि एक जो अपन गलती करते हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और सबको एग्ज़ाम शायद 3-4 साल बाद देना होगा, है ना। अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, जब भी आएगी 2-4-5 महीने में, कौन कौन है जो नेक्स्ट वैकेंसी में अपियर होने वाला है? 20% लोग हैं, बाकी सब का ग्रेजुएशन चल रहा है अभी। अच्छा, तो कब का प्लान करें? 2027, 27-28, अभी आपके पास टाइम है ना। तो कॉलेज में हैं आप सब लोग ज़्यादातर जिनका ग्रेजुएशन चल रहा होगा, है ना। तो एक डाउट ये होता है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट्स और ये जो अपने कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है ये सब का डाउट रहता है इन जनरल, है ना, रहता है। तो फिर पूछना चाहिए। तो एक चीज़ ये है कि कैसे मैनेज करें अपन इस चीज़ को। देखो, अगर आप बीए स्ट्रीम से कर रहे हैं, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ये सब यहाँ पर भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो कॉमन सिलेबस है वो सबसे पहले आप उसको अच्छे से करेंगे तो जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएंगे। और सेमेस्टर सिस्टम हो या फिर एनुअली एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले पढ़ के भी अपने ग्रेजुएशन हो जाता है ना। तो जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग को बहुत सीरियसली करें, है ना। कोचिंग को सीरियसली करना है, साथ में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी 1-2 घंटे पढ़ना है। जो वो 8 घंटे की स्टडी है, 2.5 घंटे की क्लास होने के बाद उसको रिवीजन करने में 1 या 1.5 घंटा लगेगा आपको। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो 8 घंटे की स्टडी है, मैं जो चीज़ करता था वो ऐसे करता था कि 8 घंटे के स्लॉट को अपन 1.5 घंटे की सिटिंग में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो 7-8 सिटिंग होती है, उसमें 5 या 6 सिटिंग होती है जैसे, तो 1.5 घंटा अपना जो एक स्लॉट है वो कम से कम रिवीजन के लिए रखना है, और जो बाकी का 1.5 घंटा है वो अपने को रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने में और आंसर राइटिंग के लिए, है ना। इन 2 चीज़ के लिए आप ज़रूर 3 घंटे निकालिए दिन में। बाकी जो 5 घंटे आपको डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद करना और जो कॉलेज की स्टडी है वो सब आप देख सकते हैं। कम से कम मेरा आपको सजेशन रहेगा कि 2 सेशन 1.5 घंटे की आप, एक तो आंसर राइटिंग और PYQs देखने के लिए और दूसरा रिवीजन करने के लिए। अब रिवीजन में भी कई लोगों को दिक्कत आती है कि भाई अपने 2 महीने पहले पॉलिटिकल साइंस हो गया था,
है ना, तब तो पढ़ा जब आ रहा था अपने को, और आज जब हिस्ट्री चल रहा है तो वो सब अपन भूल गए हैं। तो रिवीजन में जैसे मैं भी दृष्टि का फाउंडेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, एक जो मैं जो चीज़ अप्लाई करता था, मुझे भी किसी ने बताया था कि आज आपको जो 2.5 घंटे में पढ़ाया जा रहा है, अगर वो आज ही आप घर जाके पढ़ेंगे तो वो आपका 1.5 या 2 घंटे में कंप्लीट आपको याद हो जाएगा, है ना। और जब आज जो पढ़ाया था वो मैंने आज ही पढ़ लिया, और फिर जब कल मुझे जो पढ़ाया जाएगा वो मैं कल पढ़ूंगा ही, लेकिन उससे पहले आज वाला जरूर मैं वापस उसको रिवाइज करूंगा, और नेक्स्ट डे फिर ऐसा करूंगा कि जो कल और परसों वाला जो था वो भी मैं इसको रिवाइज करूंगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक ही दिन एक ही टॉपिक को 3 दिन में 3 बार पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी उस टॉपिक पे कमांड हो जाएगी, और कमांड होने का सीधा सा मतलब ये है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, कमांड होने का मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट पेज पलटें उससे पहले आपको पता हो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या है, और इन बिटवीन क्या लिखा हुआ है। ये कमांड होगी तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, और इतना रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। एक बार पढ़ने से मुझे तो याद नहीं होता था एटलीस्ट, तो ये सब कहने लेने की बातें हैं। मल्टीपल रिवीजन करने होंगे आपको, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स और जो यहाँ फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस जो चल रही है इसको कैसे मैनेज करना है, वो हमने देखा। दूसरा जो एक चीज़ रहती है कि अपन जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, है ना। प्रीलिम्स में अपन एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें, तो ये चीज़ अपन को इसको अपन देखते हैं अभी। उससे पहले अपन एक जो चीज़ उनका जो डाउट था कि रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस की मैं साथ में बुक लिस्ट आपको बताता जाता हूँ। मेन तो जो मेंस का अगर सिलेबस कवर कर लेंगे तो प्रीलिम्स का हो ही जाएगा, है ना। तो अपन पेपर वाइज करते हैं। ये तो पता है ना आरएस में कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। कोई फर्स्ट पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट है बताएंगे आप? चलो अपन पेपर वाइज बात करते हैं। पेपर 1 में अपन देखते हैं कि पेपर 1 में जो मेन सेगमेंट है वो है हिस्ट्री का, दूसरा है अपना इकोनॉमी, तीसरा जो है अपना अकाउंटिंग ऑडिटिंग, फिर है मैनेजमेंट, और एक जो अपना है सोशियोलॉजी। इन सब में अपना क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। देखो, आप दृष्टि में पढ़ रहे हैं, संस्थान के नोट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको जो क्लास नोट्स है उन पे अपन ने बात की, आपकी कमांड होनी ही चाहिए, और कमांड होने का मतलब ये है कि 3 से 4 रिवीजन आपके कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा अभी जो नया ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जो नई चीज़ें देखने को मिली है, बदलते पैटर्न के हिसाब से हमको ऑथेंटिक सोर्सेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और ऑथेंटिक सोर्सेज का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उनको भी अपने को साथ में पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो रेस में आगे रहना पड़ेगा, तो एफर्ट भी एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा अपने को। तो अपन पेपर वाइज देखते हैं कि हिस्ट्री में जो है दृष्टि संस्थान के नोट्स सब पढ़ने ही हैं, वो सबसे पहले है, उसमें कमांड होनी चाहिए। उसके साथ अपन क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। हिस्ट्री में क्लास नोट्स के अलावा अपन जो पढ़ सकते हैं वो आरबीएसई की 9th और 10th की बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की, है ना। बहुत छोटी छोटी किताबें, शायद मुश्किल से 100-150 पेजेस की बुक्स हैं। तो राजस्थान बोर्ड की जो 9th और 10th की बुक है ना, ये दोनों बुक राजस्थान बोर्ड की अपने को करनी है। और इसके अलावा मेंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, वो एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती है ना। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किसी को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल एक संस्थान है ये, जो कि बुक्स पब्लिश करता है, और आरएस का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग्स आरएस के सारे टॉपिक्स इन बुक्स में मिल जाएंगे। तो आरबीएसई की जो 9th और 10th की बुक है, और इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ की अकादमी की बुक्स जो हैं, एक ही बुक है, हुकुमचंद जैन और मालीकर के बुक है। तो वो बुक आपको इसके साथ पढ़नी है संस्थान के नोट्स के अलावा। अगर आपको यहाँ पे इन जनरल आपको जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा दिया आपको,
तो क्लास नोट्स जब आपने 2-3 दिन रिवाइज कर लिए उसके बाद में आपको ये बुक्स खोलनी है और उसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसमें मिलते हैं वो आपको वहीं पे नोट कर लेने क्लास नोट्स के साथ में। क्लास नोट्स कैसे बनाते हैं, जैसे मेरी एक स्ट्रेटजी रहती थी, संस्थान में ही बताया था सर ने, कि आपका कोई भी A4 साइज आपका पेज रहता है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे स्पाइरल हो गया है, ठीक है, तो आप कम से कम 1/4 जो स्पेस है 1/4 स्पेस आप खाली रखें। अगर मैं यहाँ पे ये जो भी स्लाइड थी वो अगर ओपन करें तो आप, ठीक है, इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना पेज होता है, न्यू स्लाइड ओपन कर लीजिए इसमें, ठीक है, तो अपना जो एक पेपर रहता है उसका कम से कम 1/4 पार्ट अपने को ब्लैंक छोड़ना है और आपको जो भी यहाँ पे क्लास नोट्स में लिखवाया जाता है ना। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, धन निकासी की थ्योरी थी, है ना, तो उसको अपन क्या करते हैं 3-4 पेज में, जैसे अपने को कोई भी यहाँ पे धन की निकासी या फिर कोई भी ब्रिटिशर्स की जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी, ये सब 3-4 पेजेस में पढ़ाया जो है, उसके साथ ही अपने को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बहुत छोटा छोटा करके अपने को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और इसके पीछे भी उतना ही स्पेस रहेगा। तो अपन जब ये दूसरी बुक्स जो पढ़ते हैं, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और जो RBSE की बुक्स हैं, इसमें कुछ भी नया आपको मिलता है तो वहाँ उसको अपन ऐड ऑन करते जाएंगे। 3-4 सोर्सेज का अपने को इस्तेमाल करना है शुरू में, लेकिन एग्जाम से पहले आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स होना चाहिए, है ना। एक सोर्स होगा, उसको मल्टीपल रिवीजन करना इजी हो जाएगा, तभी अपन एग्जाम हॉल तक चीज़ें कैरी कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सिलेबस की जब इतनी सारी किताबें होती ना, तो आधा तो अपना मनोबल वहीं डाउन हो जाता है कि कैसे कवर करेंगे। तो जो भी नोट्स आप बनाते हैं, हर सब्जेक्ट का एक ही सोर्स होना चाहिए, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक्स जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ से एनरिच करके आपको उसी में ऐड ऑन कर लेना है। तो राजस्थान के लिए जो अपन ने बात करी, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, उसके लिए RBSE की बुक्स पढ़नी है। उसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, संस्थान के नोट्स और उसके अलावा राजस्थान बोर्ड की 11th और 12th की बुक्स है वो पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी संस्थान के नोट्स, उसके अलावा जो बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री का छोटा सा सिलेबस है लेकिन मेंस में उसका ठीक ठाक वेटेज है ना, तो सिलेक्टिव टॉपिक्स है, 6-7 टॉपिक्स है। राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की बुक्स उठाइए और उसमें जो सिलेबस वाइज टॉपिक है, जो भी नया आपको मिलता है वो उसमें अपने नोट्स में एनरिच करते जाइए। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी अगर देखें अपन, डायनामिक सब्जेक्ट है कि अपने जो नोट्स हैं वो तो बेसिक इकोनॉमी पढ़ाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, ये सब अपने को पढ़ते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा जो मेंस और प्री में आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से आ रहे हैं। तो इंडिया और राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है इंडिया और राजस्थान का, उसको अच्छे से पढ़ना है, उस पर कमांड करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि जो इंडियन इकोनॉमी को कई बार अपन उसके समरी को देखते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल सर्वे पढ़ेंगे और ओरिजिनल सर्वे से चीज़ें उठा के अगर आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो उसके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना है। उसके अलावा सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है पेपर 1 में, इसके अलावा आपको संस्थान के नोट्स, उसके अलावा जो RBSE की बुक्स है 11th और 12th। RBSE का कहने का बुक्स का मतलब मेरा सारा 11th और 12th से रहेगा, जहाँ कोई अलग क्लास का होगा मैं आपको मेंशन कर लूँगा। इसके अलावा मैनेजमेंट में संस्थान के नोट्स और NCERT 11th और 12th है वो पढ़ना है। और लास्ट ऑडिट और अकाउंट जो है संस्थान के नोट्स इनफ है उसमें ना। न्यूमेरिकल सवाल भी उसमें आजकल पूछने लग गए तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। पेपर 2 में जो अपना मेन जो पोर्शन रहता है 3 चीज़ का रहता है, एथिक्स का, ज्योग्राफी का और तीसरा साइंस एंड टेक का, है ना। पेपर 2 के बारे में कहा जाता है स्कोरिंग है और लिटरली स्कोरिंग है ये, तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। इथिक्स में संस्थान के नोट्स, दृष्टि के नोट्स जो हैं वो अपने को पढ़ने हैं। इनफ नोट्स है। दृष्टि में थोड़ा सा जो इथिक्स का सब्जेक्ट है उसमें अपने को अप्रोच का जरूर ध्यान रखना है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो सिलेबस में अपने जो डेफिनेशंस और जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, सत्यनिष्ठा, है ना, रित, ऋण और गीता का क्या योगदान है ना, और जो थिंकर्स है उनके बारे में पूछा जाता है। तो इन सब जो सत्यनिष्ठा है और कर्तव्यनिष्ठा है, पारदर्शिता है, ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, इन सब पे अपनी एक डेफिनेशन प्रिपेयर होनी चाहिए। इन सब की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं वो होने चाहिए। जैसे सत्यनिष्ठा के बारे में कहा जाता है कि सत्यनिष्ठा क्या होता है,
कि मन वचन कर्म में आंतरिक सुसंगति, कि मतलब जैसा अपन सोचते हैं और अपन बोलते हैं और जो करते हैं उन सब में अगर सुसंगति हो तो वो सत्यनिष्ठा है। तो इसके बारे में अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है ई श्रीधरन का, मेट्रो मैन रहे हैं वो, दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट उन्होंने करा था विद इन टाइम और विद इन बजट, बहुत ईमानदारी से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। तो सत्यनिष्ठा में ई श्रीधरन का एग्जाम्पल दिया जाता है ना। तो ऐसे कुछ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। पारदर्शिता में जैसे अपन आरटीआई की बात करते हैं, आरटीआई पूरा जो एक्ट है वो शासन में ट्रांसपेरेंसी के लिए है। तो हर एक टॉपिक पे, हर एक कीवर्ड पे आपकी डेफिनेशन प्रिपेयर होनी चाहिए, प्लस आपका एक एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए। एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा अपने को? एग्जाम्पल अपने को मिलेगा टॉपर्स की कॉपी से, है ना। और इथिक्स में मैं आपको टॉपर्स की कॉपी में आपको सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि जो आरएस के जो टॉपर्स है उनकी कॉपीज़ देखिए, इवन जो अपने दृष्टि की वेबसाइट पे हिंदी मीडियम की जो यूपीएससी की कॉपीज़ है, तो वो आप इथिक्स की ज़रूर वो कॉपीज़ देखें। टॉपर्स की कॉपी रवि सियाग सर है ना, निशान जैन सर है, इन सब की कॉपीज़ आप देखें और वहाँ पे आप इथिक्स के एग्जाम्पल वहाँ से उठा सकते हैं, है ना, ये करें। और तीसरा एक इसमें रहता है केस स्टडी। तो केस स्टडी यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट में अच्छे से कैसे केस स्टडी हैंडल करते हैं, उसके क्या क्या उसके सेगमेंट होते हैं, कैसे कैसे इसमें आंसर राइटिंग करनी है, ये सिखा दिया जाएगा। तो इथिक्स में कोई भी नया सोर्स यूज़ नहीं करना है, सिर्फ जो संस्थान के नोट्स हैं, प्लस इसके अलावा जो आंसर राइटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इथिक्स में, है ना। और उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में जो अपने क्लास नोट्स है उसके अलावा अपनों को आरबीएससी की जो 9th और 10th की, आरबीएससी की जो 11th और 12th की जो बुक है, आरबीएससी की 11th और 12th की बुक जो है राजस्थान बोर्ड की। अच्छा एक चीज़ और, कि आपको लग सकता है कि आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों अलग अलग हैं। अभी जो राजस्थान बोर्ड में जो सिलेबस में बुक्स चल रही है वो एनसीईआरटी की ही चल रही है। ये आरबीएससी की सारी बुक्स आपको आरबीएससी की जो वेबसाइट है, आरबीएससी की वेबसाइट पे जाके अगर आप बुक कॉर्नर में जाएंगे वहाँ पे, और उस पर फिर 2019 और 20 का जो ईयर दे रखा है उसमें सारा जाएंगे तो ये सारी बुक्स आपको हिंदी मीडियम में वहाँ पे, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो उसका आप अपने टैब में पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या फिर प्रिंट आउट लें, जैसे भी आपकी सहूलियत हो वो ले सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक है, संस्थान में अच्छे से पढ़ाया जाता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, बेसिक नोट्स बहुत अच्छे से मैंने खुद ने देखे हैं। और उसके अलावा आरबीएससी की 9th और 10th की बुक है इसमें, यहाँ पे 9th और 10th की बुक अपने को पढ़नी है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो अपनी जो दृष्टि की मैगजीन आती है उसमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। टेक्नोलॉजी डेली अपग्रेड होती रहती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है, ये सब टॉपिक्स अपने को जो अपने मैगजीन है वहाँ से अपने को कवर हो जाएंगे। उसके अलावा पेपर 3 की देख लेते हैं अब। पेपर 3 में अपने को जो मेन टॉपिक है, अपने मेन जो सब्जेक्ट हैं, एक तो अपना पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। दूसरा अपना है, ये एक हो गया। दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा जो 3 छोटे सब्जेक्ट हैं, लॉ, बिहेवियर और स्पोर्ट्स एंड योगा, है ना। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में क्लास नोट्स इनफ है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कहूँगा मैं कि जो दृष्टि की मैगजीन आती है, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर राइटिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईआर के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए वो अपन आगे देखेंगे भी। तो इसमें अपने मैगजीन और प्लस क्लास नोट्स देखने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको अगेन कहूँगा कि आरबीएससी की 11th और 12th की बुक ज़रूर देखें आप, और उससे जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो एनरिच करें। पबेट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इस पर बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, इसमें जहाँ से भी आप कवर कर सकें। उसके अलावा लॉ में संस्थान के नोट्स, लेकिन जो डेफिनेशंस होती है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे पोक्सो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस एक्ट है, ये सब जो एक्ट हैं जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं, इनकी आप ओरिजिनल गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करें और जो डेफिनेशंस जो हैं वो एज इट इज़ कॉपी करें। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है लॉ। आप जो भी पढ़ते हैं 2 मार्कर और 5 मार्कर सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने डेफिनेशन एज इट इज़ लिखी है तो 2 मार्कर आपको जो 2 में से 2 रिवार्ड करेगा, है ना। इसके अलावा बिहेवियर में संस्थान के नोट्स प्लस एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी 11th और 12th की जो है वो इसमें पढ़नी है। स्पोर्ट्स और योगा में अगेन जो योगा और जो अदर पार्ट है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो क्लास नोट्स, और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स के इवेंट हैं वो अपने को जो डेली यहाँ पे जो करंट अफेयर होता है
वो अपने को इसमें पढ़ना है। और आपका जब एग्जाम आए, करंट अफेयर का मतलब ये भी है कि जब आपका एग्जाम पास में आए तो उससे 6-7 महीने पहले का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जब आप फाउंडेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, तो करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लें। इसमें आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ सकें तो आपको ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। आप जो हेडलाइन है उसको पढ़ सकते हैं, और जो एडिटोरियल है वो पेज आप जरूर पढ़ें, ताकि आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो, और जो एनालिटिकल अप्रोच है वो भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो एडिटोरियल्स और जो मेन फ्रंट लाइन वो देख सकते हैं। अभी से आपको न्यूज़पेपर में, जब आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है तो 3-4 घंटे वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें, और जो मैगजीन्स जो आपको यहाँ पे मिलती होगी संस्थान में, है ना, तो वो मैगजीन हर महीने जरूर पढ़ते हैं जाएँ आप, उससे आपकी अप्रोच इसमें डेवलप होगी। तो ये, और लास्ट पेपर जो रहता है पेपर 4 और इंग्लिश में जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी अक्सर उसमें पिछड़ जाते हैं। तो अपन, उसका एक बड़ा रीज़न है कि अपन उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। और तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। जब भी मतलब हफ्ते में अगर आप 2 आर्टिकल भी लिखते हैं एक एक पेज पे, करप्शन पे कभी लिख दिया, कभी वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख दिया, कभी स्पोर्ट्स इन इंडिया पे लिख लिया, है ना, कोई भी रैंडमली टॉपिक उठा के आप उसको लिखें। और जो चेक करवाने का एक जो अपना एक कंसर्न रहता है कि चेक कहाँ से करवाएं, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चैट जीपीटी है, ग्रोक है, जेमिनी ऐप है। मैंने खुद ने करके देखा है कि आप कोई भी आर्टिकल करप्शन पे आपने एक पेज लिखा है, और उसको आप प्रॉम्प्ट दें, उसमें कमांड दें कि इसमें जो भी ग्रामेटिकल और जो स्पेलिंग की एरर है वो आप इसमें करेक्ट करके बताओ, आइडेंटिफाई करके बताओ, और आपको 10 में से मार्क्स भी दे देगा वो। तो इंग्लिश में और जो हिंदी में मेन जो चीज़ है वो लिखने का उसमें ज़्यादा है, उसमें अपने को आपको लिखना पड़ेगा उसमें, और जो उसमें कोटेशंस का भी यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे में, पल्लवन में, है ना। तो इन सब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हिंदी में कोटेशंस वगैरह हैं वो दृष्टि की ही निबंध दृष्टि करके एक बुक आती है ना, आप सबको मिलेगी भी शायद। तो उस बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उस बुक में ऐसा है कि एनवायरनमेंट पे आप उसमें 3-4 ऐसे दे रखे हैं, तो 3-4 ऐसे में से आप कोई 1 या 2 कोटेशंस उसको उठाएं, एक अलग डायरी में लिखें और उसको याद करें, है ना। एनवायरनमेंट पे अगर आपका कोई भी आ गया आपका, तो फिर उस ऐसे को वहाँ पल्लवन में कहीं पर भी लिखना है तो उसको कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पढ़ा था कि उसमें एक एनवायरनमेंट में कोट है कि जब आखिरी नदी का पानी सूख जाएगा, जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, और जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, तब इंसान को समझ में आएगा कि वो पैसे खा नहीं सकता। तो समझ रहे हैं, इसमें अप्रोच लालच के बारे में बताया गया है कि हम जो विकास की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, हमको पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए सतत विकास की ओर बढ़ना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी लाइंस, ये आप रेडीमेड रखें, है ना। कई बार अपन सोचते हैं कि हम तो एग्जाम में लिख के ही, वहाँ पे बना के ही कुछ लिख के आ जाएंगे, तो उसका कोई खास फायदा है नहीं। तो ये रिसोर्सेज की बात हो गई। उसके बाद अपन प्रीलिम्स पे बात करते हैं। तो प्री में रिसोर्सेज हमने देख लिया, मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करने में सबसे मेन जो चीज़ है कि 1-2 चीज़ें अपने को, एक तो रहता है नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे अपन उसको टैकल करें। तो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि प्रायिकता समझते हैं ना आप। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मान लो कि अपन कोई 10 क्वेश्चन है अपने को, और 10 क्वेश्चन अपने को उसमें 50-50 ऐसा है कि 2 ऑप्शन अपने डिलीट कर लिए और 2 ऑप्शन अपने को नहीं आ रहे हैं। तो एक रास्ता अपने पास ऐसा है कि अपन उन 10 क्वेश्चंस को छोड़ दें, ठीक है। और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी का गेम है कि 50-50 आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो क्या मतलब हुआ कि 10 में से 5 तो आपके सही हो जाएंगे, है ना। तो 5, अगर मान लो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 1/3 नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव होने पे 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। तो 5 सवाल सही हो गए, आपको कितने मार्क्स मिले? 15 नंबर। और 5 गलत होने पे -1 सबसे हो जाएगा, तो -5 इतने हो गए। तो 15 में से फिर भी आपके कितने मार्क्स बच गए? 10 मार्क्स। तो आपके पास एक रास्ता ये था कि आप उस 10 सवाल को छोड़ दे, है ना, आपको कन्फ्यूजन था। और एक रास्ता ये है कि आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते, तो आपको गेन होता है इसमें, है ना। 10 मार्क्स का आपको नेट प्रॉफिट होता है इसमें। इसमें एक और चीज़ है कि इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करने ही आपको, जिसमें अपने को कन्फ्यूजन होता है। 50-50 2 ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट कर लिए हैं, तो उसमें से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है अपने को। उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको पॉजिटिव में ही मार्क्स मिलेंगे। और अगर 1/3 भी, अगर आप मान लो एक ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर पाएँ, वो नेक्स्ट लेवल पे है ना। तो जैसे कि 10 सवाल ऐसे हैं जिसमें मुझे एक ऑप्शन ही मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ और बाकी 3 नहीं कर पा रहा, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, इस 10 में से मेरे 3 सही होंगे और 7 सवाल गलत हो जाएंगे।
तो 3 सवाल सही होने पे मेरे कितने नंबर मिल जाएंगे? एक सवाल 3 नंबर का 9 नंबर मिल जाएंगे, और 7 सवाल गलत होने पे -7 हो जाएंगे, तब भी मुझे 2 मार्क्स पॉजिटिव में मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या? द मोर यू अटेम्प्ट मोर यू गेन, है ना। और ये चीज़ प्रैक्टिकल है, अप्लाई करके देख सकते हैं आप खुद। जब भी आपके टेस्ट हो तो आप एक बार ट्राई करें कि आप 150 में से, मान लो 150 क्वेश्चन का जो अपना टेस्ट है, पेपर, जो आरपीएससी में भी प्री का पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है। एक बार आप 90 अटेंड करके देखो, एक बार 110 अटेंड करके देखो, एक बार आप 130 अटेंड करके देखो, और एक बार हो सकता है आप 145 अटेंड करके देखो। तो आपका जो स्कोर है वो किस में ज़्यादा आ रहा है ना। सबका अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको हेल्प करती है। आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और इस पेपर को भी अटेंड करने का क्या तरीका हो सकता है? पेपर को भी 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। कि सबसे पहले 150 क्वेश्चन है मान लो प्री में, आपको सबसे पहले जो सवाल आ रहे हैं 100% श्योर जिसमें है, अगर आपने शिद्दत से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, आपने जो रिवीजन है वो अपने प्रॉपर करा है, तो 150 में से 70 क्वेश्चन कम से कम आपको आ रहे होंगे, 100% आ रहे होंगे। और 70 में से आपको लग रहा है कि आ रहे, तो आपके कम से कम 60 क्वेश्चन वहाँ से ठीक भी हो जाएंगे। उसके अलावा सेकेंड राउंड में फिर वो क्वेश्चन करने चाहिए जिनमें 50-50 प्रोबेबिलिटी है। अपन 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं और 2 ऑप्शंस को अपने को कन्फ्यूजन है, तो वो अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद में वो लास्ट में थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन, उसमें से मान लो यहाँ पर भी आपने 50 सवाल कर लिए, है ना, तो 110 क्वेश्चन आपके अटेंड हो गए। पीछे 40 सवाल बचे हैं। 40 सवाल में से अगर आप कुछ सवाल में ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने 10 सवाल और कर लिए तो 120 अटेम्प्ट आपके हो गए इसमें टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड फॉर्मेट में अपने को पेपर अटेंड करना है। और उसके अलावा प्री के एग्जाम में किसी को डाउट? किसी को नहीं? बताइए सर, प्री की तैयारी किस तरह से करें? प्री के लिए प्रिपरेशन में मैंने यही बताया कि सबसे पहले आपके मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए। जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। क्रिस्टल क्लैरिटी से नॉलेज होना चाहिए अपने को, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिवीजन मल्टीपल होने चाहिए। आपके जो रिसोर्सेज है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ आती है मेन, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि आप राउंड फॉर्मेट में आप जो पेपर है वो अटेंड करें, और जो ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 50-50 अगर जिसमें आपको लग रहा है 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वो पेपर भी, वो क्वेश्चन अभी आपको अटेंड करना ही चाहिए, ठीक है। और किसी को? हेलो सर। सर ऐसा है कि अभी 6 मंथ या 7 मंथ बचे हैं पेपर के लिए, जी। प्री के लिए। तो सर इतना सिलेबस नहीं हुआ है कि उतना हो सके, तो इसको किस तरीके से कि हम प्री का पहले करके थे और मेंस का थोड़ा बाद में लेके कैसे कर सकते हैं सर? ठीक है। इनका जो डाउट है कि अपन कम टाइम में प्रीलिम्स के एग्जाम के सिलेबस को कैसे कवर करें, तो उसमें अपन सारा सिलेबस नहीं करके एक बार अपन प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अपन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें तो अपने को जो दिखता है कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन है ना, कुछ हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, इकोनॉमी का जो पोर्शन है, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान का बजट है वहां से भी इनफ क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, पॉलिटी है। चौथा, साइंस एंड टेक के कम से कम 15 से 17 सवाल आते हैं। और लास्ट जो पोर्शन है वो करंट अफेयर का है। तो इन टॉपिक्स पे भी अपन ध्यान देके अपना प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स और रीजनिंग आपका एक फोर्टे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। तो आप उसमें से भी 20 में से 15-17 सवाल सही करके प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो हाई प्रायोरिटीज सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें तो प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और किसी को डाउट? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारा अटेम्प्ट 2029 में है, जी। तो हमें करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? 2029 में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो अभी से आपको पहली बात तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में होंगे आई थिंक, जी सर, फर्स्ट। ठीक है। कॉलेज को अच्छे से एंजॉय कीजिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दीजिए, है ना। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, है ना। और जैसे आपका स्पोर्ट्स में रुचि हो, किसी को एनसीसी में जाना होता है ना, किसी को म्यूज़िक और कल्चरल इवेंट में किसी की रुचि होती है, तो उस पर ध्यान दें। करंट अफेयर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो मैंने आपको कहा कि डेली 15-20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो दृष्टि की मैगजीन आती है उसको बस आप रीड करते जाएं। अभी से आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2029 तक तो
वक्त दुनिया जज्बात सब बदल जाएंगे, है ना। एक और डाउट है सर कि मतलब अभी जैसे हम कॉलेज में तो हमारे स्काउट्स कैंप वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी कोचिंग की क्लासेस का लॉस हो जाता है, जिससे कि बैकलॉग बहुत सारा हो जाता है। तो एक ये बता दीजिए कि बैकलॉग को हम कैसे हैंडल करें। बैकलॉग के लिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा मिलती होगी, है ना, हाइब्रिड मॉडल में चलती है क्लास। तो आप उस जो बैकलॉग है उस क्लास को आप जितना जल्दी हो सके 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं ना। तो बैकलॉग को ऐसा नहीं है कि उसको डिले करते जाना है। अगर आपका 7 दिन का अगर आपका डिले हो गया है, आप कहीं बिजी हो गए हैं, कॉलेज के एग्जाम्स है, इवेंट्स है कहीं, तो उसके अलावा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगले 1 वीक में आप जो 7 दिन की क्लासेस वो भी आप इसको कवर अप कर लें, ठीक है। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके जो क्लास फेलोज हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एक लास्ट जी बताइए आराम से। कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को दृष्टि में कोचिंग करना था, इसलिए फिर मैं हिंदी मीडियम से अटेम्प्ट दे रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ सकती है ना। नहीं, अभी आपको कितना टाइम हो गया ये अभी यहाँ पे कोचिंग करते अभी हुए? मेरे को 2 वीक्स हुए हैं। 2 और वीक्स हुए अभी हैं। सब कुछ क्लियर चल रहा है। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ तो बस आगे भी आएगा, आप ही तो वो इंसान है। बस ये है कि सर मेरे पास में शब्दकोश नहीं है हिंदी के लिए। जैसे अगर अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं ना, तो वो मेरे पास में है नहीं। तो मैं कैसे करके अच्छे शब्दकोश ला देखो, सकूँ ताकि अच्छे से आंसर लिख सकूँ मैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी आपको 2 वीक्स हुआ है और अब जो भी पढ़ रहे हैं अगर आपको वो याद है तो उसमें से भी कुछ वोकेबलरीज होती है, वो आपको धीरे धीरे जब रिवीजन करेंगे, मैं जब कमांड की बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो उसमें आपकी वोकेब्स है वो भी आपकी इंप्रूव ग्रेजुअली होती जाएगी, ठीक है। कि एमसीक्यू सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन, है ना, जो अपना प्रायर नॉलेज है उसका यूज़ कर सकते हैं अपन। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर अपने को पता नहीं हो, लेकिन अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं कैसे, एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू, कॉमन सेंस के थ्रू। तो ये चीज़ें अपन कैसे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये 2023 का क्वेश्चन है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1973 के तहत लोक सेवक के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सत्य कथन असत्य कथन, उसको अपने को मार्क करना है ना। तो सबसे पहले नहीं पे आप फोकस करें कि जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो पूछा है। तो अपन इसको लोकायुक्त के संदर्भ में अगर देखने की कोशिश करें, अपन ने थोड़ा भी पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो अपन कैसे कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन लोक सेवक द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा। दूसरा है अपने आप अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना। तीसरा है महिलाओं का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा करना। और लास्ट ऑप्शन है कि लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार दोषी होने या पारदर्शिता की कमी संबंधित हो सकता है। तो इन सब में से लोकायुक्त के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग लग रहा है? ऑप्शन थर्ड जो है, लोकायुक्त जब बात करते हैं अपन, आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकायुक्त ऐसा पद है जो कि सिविल सेवकों में और जो जनप्रतिनिधि है उनमें जो भ्रष्टाचार संबंधी, जो अनियमितता संबंधी जो चीजें होती है उनको रेगुलेट करने के लिए होता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, ये लोक सेवक का जो लोकायुक्त उनका डायरेक्ट काम नहीं है। तो ये अपन इसको आंसर तक यहाँ पहुंच सकते हैं। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक जैसे क्वेश्चन ये है, कई बार एमसीक्यू में ऐसा होता है, ये चीजें अभी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलती है। आप खुद, हमको जीवन अपना लंबा नहीं है कि सारी गलतियां हम खुद करके सीखें। तो ये इस चीज को आप अभी समझ सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है और उसमें दिया गया है कि सही उत्तर का इसमें से चयन कीजिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, जो जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं ना और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, कहने का मतलब ये कि कई बार सवाल जो स्टेटमेंट होता है उसमें दे रखा होता है कि सभी चीज़ें सही है इसमें, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर केवल मात्र ये चीज़ ही सही है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, है ना। कैसे अपन यहाँ देखेंगे अपन कि पहला स्टेटमेंट जो है, लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बागड़ के उप प्रदेश में, घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में फैला है, ठीक है, पढ़ लिया। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक झीलों का प्रवाह है। जब आप बेसिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें कवर हो गई, लेकिन इसके बाद भी अपने को कम पता है तब भी अपन कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट दे रखा है, अरावली श्रेणी में सभी प्रकार के खनिज समृद्ध है। तो सभी प्रकार के खनिज अरावली में होना आपको लगता है पॉसिबल है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऑल टाइप ऑफ द मिनरल्स
है ना। तो सभी प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं। ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है इसमें, है ना, ये है। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे ये दे रखा है अपने को, जब अपन ज्योग्राफी ढंग से पढ़ते हैं, ये सवाल आया था पिछली बारी कि जो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, वो निम्न में से 4 शहरों को जोड़ते हैं, अपने को पता है। ये इंडिया का मैप अगर बनाने की कोशिश करें अपन, इसमें स्केल मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कलकत्ता है ना। ये क्वेश्चन मैंने कैसे अटेंड किया था, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू बताता हूँ। डायरेक्ट अपने को इतना डिस्टेंस पता नहीं होता है कि दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अगर मैप में भी अगर अपन देखने की कोशिश करें, तो ये दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस है, ये मुंबई से चेन्नई का है, ये चेन्नई से कलकत्ता है, और ये जो है ये थोड़ा मेरा स्केल आगे पीछे हो गया है, ये दिल्ली से लेके कलकत्ता तक है। तो अपने को ये चीज़ एक समझ में आती है जब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख के पता चलता है कि जो चेन्नई और जो कलकत्ता है इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर अपन, इसमें पूछा है कि 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान में देते हुए कूट का चयन कीजिए। सबसे लंबाई, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, उसके बाद किसका डिस्टेंस है। तो अपने को यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि चेन्नई और कलकत्ता के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो सबसे ज़्यादा चेन्नई और कलकत्ता के बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन सी किस में दे रखा है, पहले और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो एलिमिनेशन के थ्रू अपन 3 और 4 को तो सीधा रॉन्ग मान सकते हैं। उसके अलावा सी डी ए बी और सी डी बी, ये 2 ऑप्शन रह गए। इसमें भी देखो पता चल रहा है कि सेकंड जो है वो डी है, दोनों में डी दे रखा है। तो सेकंड नंबर पे जो डिस्टेंस है वो कोलकाता और दिल्ली का है। फिर 2 चीज रह गई, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई के बीच में रह गया। तो अपन इसके भी थ्रू पता कर सकते हैं कि जो मुंबई से लेके चेन्नई के बीच में जो है वो डिस्टेंस कम है। और मान लो इतना नहीं भी पता चले, अगर आपको सिर्फ इतना पता चल गया कि चेन्नई और कलकत्ता का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तब भी आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। 50-50 का गेम है, इसको आपको अटेंड करना ही चाहिए और आपके सही होने के बहुत ज़्यादा चांस है ना। तो ये एलिमिनेशन और कॉमन सेंस के थ्रू अपन इसमें जान सकते हैं। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है, मैं आपको बताता हूँ। ये पिछली बार सवाल आया था, है ना, कि इसमें जो स्टेटमेंट देख रखा है कि कौन सा सही नहीं है, तो अगेन नहीं को अपने को मार्क करना है, उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से देख रखे हैं तो 2021 में ये क्वेश्चन आया था, इस पर डिस्प्यूट हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, और ये PYQ जस्ट पिछले साल के क्वेश्चन से ये सवाल आपका सही हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि कॉमन सेंस के थ्रू और जो अपना प्रायर नॉलेज है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू अपन MCQ को टैकल कर सकते हैं। मेंस के बारे में भी अपन देखते हैं, मेंस की बात करते हैं। इसमें मेंस में अपन को ये देखना है कि अपने आंसर राइटिंग कैसे करें, स्पेस को कैसे यूज करें, है ना। एक जो चीज है सबसे पहले कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो पकड़ना जरूरी है हमारे लिए। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। अपन जनरली ये करते हैं कि कौन सी शिक्षा प्रासंगिक है और दूसरा पार्ट जो है क्यों, उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये कॉपी है, मेरी ही कॉपी है, कि कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रासंगिक है, तो उसमें बुद्ध का मध्यम मार्ग और दूसरा मैंने लिख रखा है आत्मदीपो भव, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसका जो सेकंड पोर्शन था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो लिखना ज्यादा जरूरी है। तो बुद्ध का मध्यम मार्ग वर्तमान में प्रासंगिक है, और जो सेकंड पोर्शन था इसका कि क्यों जरूरी है, वो फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस किया है कि अध्यात्म और भोगवाद के बीच संतुलन, विज्ञान और धर्म के बीच समन्वय, निजी हित और सार्वजनिक हित में संतुलन। तो ये क्यों को एड्रेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं उसको अच्छे से एड्रेस करेंगे तभी अपने को मार्क्स मिलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो अपने को आता है और वही अपन लिख के आ जाते हैं बिना एग्जामिनर की डिमांड को समझे, फिर अपन कहते हैं कि अपने को मार्क्स नहीं मिलते। ये जो है इसमें 1.75 मार्क्स मिले 2 नंबर में से, तो जो कि अच्छा स्कोर माना जाता है ना। तो इसके थ्रू अपन ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के जो डिमांड है उसको अच्छे से समझें, उसको तोड़ें अपन। इस क्वेश्चन के 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी इसके 2 पार्ट हैं। आज सर्वाधिक प्रासंगिक कौन सी शिक्षा है, दूसरा क्यों है, ये दोनों लिखना था अपने को। फिर
एक मेंस की आंसर राइटिंग में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अपन पॉइंट फॉर्मेट में आंसर दें, है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि 5 मार्कर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें अपन कम से कम 7 से 8 पॉइंट लिखें, और जो 10 मार्कर क्वेश्चन रहता है उसमें 12 से 15 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिकल के विचारों को संक्षेपण में विवेचन कीजिए। 10 मार्कर का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अपने को इंट्रोडक्शन इसमें लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, जो उसके बारे में बेसिक फैक्चुअल नॉलेज है वो अपन लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये मूलतः आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित थी, भारत में इसकी स्थापना कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावास्की द्वारा की गई। जब फाउंडेशन की क्लास नोट्स में ये सब चीज़ें लिखी होती है। फिर ये जब मेन इसमें जो पूछा गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, उनके विचारों के बारे में पूछा गया था, तो फिर अपन विचारों को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने बुलेट पॉइंट लगा के, इसका क्वेश्चन का एक पेज और है, तो ऐसे करके 8 से 10 पॉइंट अपने को कम से कम लिखने हैं। अगर इसमें भी जैसे अपन क्या कर सकते हैं, 2 लाइन में नहीं, 2 अलग अलग लाइन में 2 अलग अलग पॉइंट अपन लिख सकते हैं। तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, उससे ज़्यादा विजिबिलिटी रहती है। एग्जामिनर की लाइफ जितना ईजी करेंगे अपन, वो अपने को उतना ही मार्क्स रिवार्ड करेगा, है ना। उनको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो उनके लिए डेली रूटीन का काम है। अपने लिए बस अपनी ड्यूटी बनती है कि अपन जितना उनके लिए ईजी करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, तो वो अपने को ज़्यादा रिवार्ड करेंगे, है ना। और एक चीज़ और कि डायग्राम और अपन फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि मैस्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया, 5 मार्कर क्वेश्चन था, और जो इसकी 5 जो मैस्लो की अपन जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि मैस्लो का एक जो वरीयता क्रम है, किस प्रकार जीवन में व्यक्ति की जो प्राथमिकता है वो बदलती रहती है। तो नीचे से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता रहती है, रोटी कपड़ा मकान। फिर भौतिक आवश्यकता, थोड़ी धन संपत्ति हो जाए। सामाजिक आवश्यकता रहती है, बचत पेंशन बीमा। सोशल सिक्योरिटी रहती है, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। फिर एक महत्वाकांक्षा रहती है आदमी की, पदोन्नति हो, प्रमोशंस हो, मैं आगे और बढ़ूं। फिर एक व्यक्तिगत पहचान रहती है। अंत में जब आदमी के पास सब कुछ होता है, पद पैसा पोजीशन प्रतिष्ठा, है ना, तो उसके बाद रहता है कि मैं कौन हूँ। अध्यात्म की तरफ थोड़ा चले जाते हैं, खुद की खोज करना और उपलब्धि और पुरस्कार, इन सब की उनको रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम और कुछ वर्ड्स लिखे मैंने, उसके थ्रू भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है इसमें, है ना। तो स्पेस मैनेजमेंट कैसे करें ये अपन यहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा जैसे 10 मार्कर क्वेश्चन लें एक, और अपने जो अभी बात की थी कि मेंस के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि जो एग्जामिनर ने पूछा है उसको हम आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उसको अच्छे से समझें और उस एक एक पार्ट को अपन एड्रेस करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखें, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताओं व उद्विकास का वर्णन कीजिए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई है, एक में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं और दूसरा उद्विकास। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, आपको 1 पेज मिला है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं और आपको एग्जामिनर की डिमांड को पूरा करना है तो दोनों पार्ट को बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपको स्पेस मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे सबसे पहले 10 मार्कर क्वेश्चन अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है ये लिख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में लिखा गया है कि न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के आदेशों, नियमों और संवैधानिक आधार पर जांच करना, यही न्यायिक पुनरावलोकन है ना। पॉलिटी में आपने अगर जिनकी पॉलिटी हुई पढ़ा होगा आपने। फिर दूसरा जो है इसमें कि विशेषताएं, जो पहली चीज़ है उसको एड्रेस किया है। दूसरा फिर उद्विकास को एड्रेस किया है। इस क्वेश्चन का आगे भी पार्ट है। तो कहने का मतलब ये कि जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको अपन तोड़ें और उसके अलावा उसको फिर उसी हिसाब से एड्रेस करें, ठीक है। एक अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि डायग्राम और जो मैप्स का यूज़ कैसे करें। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा स्कोप जो रहता है वो मैप्स का रहता है। राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों की ज्योग्राफी अपने सिलेबस में आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि विदिन 10 सेकेंड्स आप राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया तीनों का मैप बना पाएँ 10-10 सेकंड में। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 40-50 बार बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और राजस्थान का मैप तो कुछ है ही नहीं, है ना, बहुत ईजी है। एक अपने को तिरछा बॉक्स बनाना है और थोड़ा सा एक कॉर्नर दे देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे राजस्थान के हाड़ौती पठार की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, 5 मार्कर क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, और ऐसे करके पॉइंट लिखने की कोशिश की है। छोटे से बॉक्स में जो हाड़ौती के पठार की विशेषताएं पूछी, हाड़ौती का पठार अपन राजस्थान का मैप बनाया और यहाँ जो हाड़ौती का पठार है उसको यहाँ लिख के बॉक्स में बंद कर दिया। तो एग्जामिनर के लिए एक थोड़ा सा प्रेजेंटेबल आंसर जब अपना बनता है तो फिर अपने को मार्क्स भी इसमें मिलते हैं। और फिर यहाँ पे टू द पॉइंट अपने को चीज़ें लिखनी होती है। आरपीएससी की जब आप कॉपीज देखेंगे, टॉपर्स की कॉपी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप एक चीज़ देखेंगी कि हर जगह इन्होंने
टिक नहीं कर रखा होता एग्जामिनर। जो कीवर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वहाँ पे उनकी जो आंसर कीज रहती है, उसमें अगर वर्ड्स मिलते हैं उसी पे वो टिक करते हैं और उसी हिसाब से अपने को मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लिया और अपने को वो मिल जाएगा, नहीं। 2 और 5 मार्कर में एटलीस्ट जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के हिसाब से टू द पॉइंट लिखना है। और टू द पॉइंट लिखने का मतलब ये कि ये सारा प्रायर नॉलेज जो है, वो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, ये क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखा है वो जो राजस्थान बोर्ड की, जो एक हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी मैंने बात की, उस बुक से मैंने एज इट इज कंटेंट को लिखा है, तो इसमें मार्क्स मिले हैं। आपको 3.25 नंबर यहाँ पे लग रहा होगा कि 5 में से कम मिले हैं, नंबर काट लिए, पर ये इनफ मार्क्स है, ठीक है। और भी अपन कैसे डायग्राम बना सकते हैं, ये जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राज सिंह शैली की विशेषता देख ली, यहाँ पे छोटा सा क्या करा, यहाँ पे मैंने कोशिश करी, भव्य प्रवेश द्वार है, एक नंदी की प्रतिमा, एक मंडप और विमान शाखा, ये सब बॉक्स में बना के छोटा सा बनाने की कोशिश करी, है ना। ये जैसे मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रहा था अभी, तो ये क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखला का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी मैंने कोशिश करा है कि नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरेशिया, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, इसको शो करूं। और बीच में जो रिंग ऑफ फायर है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, जो रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे जो मेन जो ज्वालामुखी वगैरह है वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो ज्योग्राफी में आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, जहाँ जहाँ आवश्यक हो आपको नक्शा बनाना ही है, उसका रिवार्ड होता है, और डायग्राम का खूब यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना है। जैसे जनजातीय समुदाय की 5 प्रमुख विशेषताएं बताए, हर लाइन में मैंने हर एक पॉइंट बनाने की कोशिश की है, लास्ट में थोड़ा सा उपाय बताया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और जैसे साइंस एंड टेक में भी अपन फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, तो टेक्नोलॉजी में आपका टॉपिक है RFID, है ना। तो RFID पे क्वेश्चन आता है कि RFID का मूल सिद्धांत क्या है, इसकी तकनीक के 2 उपयोग इसमें बताइए। तो RFID रेडियो तरंगों के माध्यम से उसमें ट्रेस किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर, रीडर, टॉवर, RFID टैग, इतना सा आपने फ्लो चार्ट बना लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि मेंस की आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 2 मार्कर और 5 मार्कर में टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और 10 मार्कर में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जहाँ आवश्यक है आपको लिखना है। ज़्यादा पॉइंट बनाने की कोशिश करनी है, और जहाँ जहाँ डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ करना है वहाँ आपको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को डाउट आंसर राइटिंग के प्रोसेस में, मेंस का आंसर कैसे लिखना है? जगह कम लगती है शुरू में, आपको दिक्कत आती है कि आपको स्पेस मैनेजमेंट में समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा फॉन्ट छोटा कर रखने की कोशिश करें। अगर आपका फॉन्ट बड़ा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा छोटा सा फॉन्ट लिखें, है ना, तो उससे आपका मैनेजेबल है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर फर्स्ट लाइन जो है इसमें, मान लो कि कोई फर्स्ट लाइन अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसमें आप 2 लाइन साथ में लिख सकते हैं, बस थोड़ा क्लियर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और किसी को बताइए। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते आपको जो क्लास में अगर आप डेली नहीं कर सकते, मान लो डेली करने का अपना फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर करूँगा कि अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करें तो हर 2-3 दिन में ज़रूर लिखें। और यहाँ पे जो क्लास टेस्ट होते हैं, है ना, वो ज़रूर आप अटेंड करें। एक तो चीज़ होती है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और एक होता है टेस्ट अटेम्प्ट करना। रियलिटी ये है कि 100 बच्चे अगर इनरोल होते हैं और अगर 20 टेस्ट हैं, तो 20वें नंबर का जो टेस्ट होगा ना, उस 100 बच्चों में से मुश्किल से 10 बच्चे टेस्ट देने आते हैं। तो आप रेगुलर ही नहीं रहेंगे, और जब आप 20वें नंबर का टेस्ट जो 10 बच्चे दे रहे होंगे उनको पता चलेगा कि रियल कंपटीशन कितना कम है ना। तो टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट सीरीज में इनरोल करके पैसे भर के यहाँ पे इनरोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टेस्ट कंटिन्यू अटेम्प्ट करने हैं। आपकी पढ़ाई भले ही कम हुई है, ये अपने आप में जीत है कि आप यहाँ पे आके एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बेटर रहेगा। तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर वाले, उनमें एनालिटिकल अप्रोच कैसे डेवलप करें? 10 मार्कर में एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें अपन देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉपिक है, जैसे अपन टॉपिक ले लें, MSME का टॉपिक ले लें ना, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, है ना। तो सबसे पहले MSME पे कोई भी क्वेश्चन आए कि MSME को लेके वर्तमान में जो भारत भर में जो है क्या चुनौतियां और क्या उनका समाधान है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, तो उसमें पॉइंट कैसे जनरेट करें, कैसे अपन कंटेंट इसमें डेवलप करें। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा एक, कि जो भी टॉपिक है कम से कम उसके बारे में आपको एक तो फैक्ट पता होना चाहिए।
कम से कम एक फैक्ट पता होना चाहिए, वो इंट्रोडक्शन में काम आए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी कहीं बोलने के लिए काम आए। जैसे कि एमएसएमई के बारे में एक फैक्ट की बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 30% है, नियर टू 28 to 30% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो एमएसएमई पे कोई भी 10 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप इंट्रोडक्शन से यही शुरू कर सकते कि एमएसएमई सेक्टर का भारत की जीडीपी में 28 से 30% योगदान है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत कंक्रीट पॉइंट, सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। जैसे कोई कमिटीज़ का रिकमेंडेशन हो, कोई बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एमएसएमई को लेके बहुत अच्छा काम हुआ है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन बता सकते हैं। अपने पास कंटेंट डेवलप होना चाहिए। जैसे एमएसएमई में है तो एक तो अपने को फैक्ट ये कि पता है कि इंट्रोडक्शन में जीडीपी में अपने का 28% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अपन जब फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें अपन लिख सकते हैं एक यूके सीना कमेटी आई थी। ये सब कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा? सिलेबस आपको अच्छे से याद होगा, आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी नया पॉइंट मिलेगा, आपको एक डायरी डेवलप करनी है, उसमें ये पॉइंट सब लिखते जाना है और उसको बार बार रिवीजन करता रहना है। तो जहाँ ज़रूरत होगी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और फिर जो आपका एक क्वेश्चन था कि एनालिटिकल अप्रोच कैसे डेवलप करें, तो उसमें देखो कि जो इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये आपके पास फैक्ट्स होंगे, डेटाज होंगे, है ना, जो रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस के लिए अपन बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें पॉइंट डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक होता है उसके अलग अलग आयाम होते हैं, पॉलिटिकल आयाम होता है, इकोनॉमिकल होता है, सोशल होता है, कल्चरल होता है, एनवायरमेंटल होता है ना, रिलीजियस होता है, एक तरीके से साइंटिफिक होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन इनसे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कर सकते हैं कि कैसे कैसे एक टॉपिक से डायमेंशंस निकल सकते हैं। जैसे मैं आपको जैसे मैं एक चीज़ यूज़ करता था, एक मेरा कीवर्ड था MASTI, है ना। कोई भी टॉपिक है, कोई भी समस्या है, तो इसमें जनरली यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई भी प्रॉब्लम हो तो M स्टैंड फॉर मनी, है ना। कोई भी समस्या है, सरकार की कोई भी स्कीम है या सरकार का कोई भी इनिशिएटिव है या अपने पास सामने कोई भी समस्या है, तो एक मनी की प्रॉब्लम रहती है, वित्तीय संसाधनों का अभाव, बजट की कमी, है ना, धन प्रेषण, ये सब नहीं होना। फिर दूसरा पॉइंट A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, S से होता है आपकी स्किल्स, T से टेक्नोलॉजी, I से इनोवेशन और I से इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये सब चीज़ें हर जगह देखने को मिलती है कि जैसे अवेयरनेस की कमी होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत है लेकिन अवेयरनेस का अभाव है। फिर S से स्किल का अभाव है, आपकी जो स्किल जरूरत है वो लोगों के पास स्किल नहीं है। रोजगार की समस्या में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि स्किल गैप है ना, लोगों के पास जो मार्केट में जो डिमांडेड जो स्किल है वो नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इनोवेशन की कमी है। तो इस तरीके से आप चीज़ें अपने कुछ कीवर्ड्स बना सकते हैं और उनसे आप पॉइंट्स खोल सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और मैं बताऊंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में कुछ टेल वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, है ना, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, वो आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो जो एक्सप्लेन करना, है ना, एलोबोरेट करना, टिप्पणी करना, इन सब में आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है। और जो दूसरे टाइप के कीवर्ड होते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन करो, है ना, उसको एग्जामिन करो, एनालाइज करो, तो उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन लिखने होते हैं। और लास्ट में आपको कंक्लूजन, एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन आपको देना होता है। ठीक है, और किसी का डाउट? तो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हो गई। डायग्राम का यूज़ करना है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना है और मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, और जो पेपर 4 जो है उसमें मैंने आपको बताया कि आपको पल्लवन लिखने हैं और इंग्लिश में जो ऐसे लिखने हैं और उसको चैट जीपीटी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? और कॉन्क्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, वो कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनका सवाल ये है कि अपने को 10 मार्कर जो क्वेश्चन होता है उसमें स्पेस मैनेजमेंट कैसे करें, उसमें इंट्रो और कंक्लूजन का कितना वेटेज रखें। तो मैं आपको कहूँगा इंट्रोडक्शन में मुश्किल से आप 2 लाइन, मैक्स टू मैक्स 2 लाइन आप यूज़ करें, एक सेंटेंस ही उसमें आ पाएगा आपका कंप्लीट, है ना। तो इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन यूज़ कर सकते हैं और जो कंक्लूजन में है उसमें मैक्सिमम 3 लाइन यूज़ कर सकते हैं। बाकी का सारा जो पोर्शन है आपको मेंस, जो मेन बॉडी है और जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस करते हुए लिखना चाहिए। तो 2 से 3 लाइन मैक्स टू मैक्स इसमें रखनी चाहिए। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, प्री मेंस और अपना जो फाइनल स्टेज है इंटरव्यू की बात कर लेते हैं अपन। इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है और
इसमें सिलेबस की जो चीज़ें हैं प्री मेंस की, वो तो आप जब क्लियर करके जाएंगे तो वो आपको पता होगी। इसके अलावा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो हॉबी है, और जो सिचुएशनल क्वेश्चंस है, आपकी एनालिटिकल पावर जो है वो सब चेक होती है। और उसके अलावा आपकी जो डिलीवरी है, आपकी जो कहने का मतलब कि आप किसी बात को किस तरीके से रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी फाउंडेशन कोर्स में जब अपन कर रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी पे बहुत ज़्यादा मैं आपको एम्फेसिस नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ बहुत हेल्प हो सकती है आपको। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपका पीयर ग्रुप है 2-3 लोगों में, वो चीज़ आप बोल के उनको सुनाओ। आपने आज टॉपिक पढ़ लिया, आज उसका रिवीजन करा, कल किया, परसों किया, तो परसों आप उस स्थिति में होने चाहिए कि आप अपने फ्रेंड को बहुत फ्लो के साथ उसको टॉपिक को समझा पाएँ। तो ये अपने आप में आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप इसको, जो आपको कंटेंट है उसको आप डिलीवर कैसे करना है, कैसे धारा प्रवाह या फिर बहुत अच्छे और सहज शब्दों के साथ बोलना है, ये आप इसमें समझ जाएंगे। ठीक है। और बाकी जैसे एडिटोरियल आप डेली पढ़ते हैं, तो जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन था कि एनालिटिकल अप्रोच कैसे डेवलप करें, तो आप जब कोई भी एडिटोरियल किसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और लास्ट में जो उसका कंक्लूजन, मतलब क्या इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ना, इसमें क्या कंक्लूजन, क्या समाधान हो सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, बताइए। सर उसमें उसका कंटेंट नहीं होता अपने पास पूरा, वैसे अपन तो पढ़ते हैं तो छोटा सा होता है, उसमें 10 नंबर में कैसे करें उसको? ठीक है, ये आपका जैसे इसी एग्जांपल लूंगा, इस बार एक क्वेश्चन आया था पीएम फसल बीमा योजना पे, 10 मार्कर क्वेश्चन आया था, और उस पर अपने को अक्सर लगता है कंटेंट की कमी है। तो वो जो क्वेश्चन था, मैंने जैसे आपको इकोनॉमी में बताया कि इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी का जो सर्वे है वो अपने को पढ़ना है, और अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी इकोनॉमिक सर्वे से आया था। एक 10 मार्कर क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, इस बार जिन्होंने मेंस दिया उनको पता होगा, या फिर जिन्होंने पेपर देखे हैं। तो वो 10 मार्कर के लिए अपने पास कंटेंट कम होता है, लेकिन जब अपन सर्वे अगर अपने पढ़ रखा होता तो अपने को इनफ पॉइंट मिल जाते उसमें, है ना। और इन जनरल भी जैसे अपने को पॉइंट नहीं मिले तो अपन जो, जैसे मैंने मनी अवेयरनेस, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डायमेंशंस हैं, इसके थ्रू अपन इसमें टॉपिक जनरेट कर सकते हैं, और वो भी एक दिन में नहीं आएगा, आंसर राइटिंग के थ्रू वो अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन बताइए। मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सेंसिटिव टॉपिक, और लेकिन बहुत अपने आप में क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम लंबी तैयारी में होते हैं और दूसरा घर से दूर रहते हैं तो सारी चीज़ें अपने को हैंडल खुद से ही करनी होती है ना। तो मेंटल हेल्थ को लेके मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस कम रखने की कोशिश करें, है ना। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि अपन उस एज ग्रुप में है जिसमें अपन बहुत सारी चीज़ें साथ में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में जब आप आए हैं तो एक अपना एक क्लियर गोल लेके आप यहाँ पे आए होंगे, है ना। टाइम पास करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सच में रिजल्ट चाहिए, टेबल के उस पार से इस पार आना है, तो ये जर्नी असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल अपने आप में बहुत है ना। लंबी मैराथन है। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखें, मतलब से मतलब रखें, बहुत सारी चीज़ें साथ करने की कोशिश नहीं करें, है ना। अपनी एज ग्रुप में अपन सोचते हैं कि मुझे मीम कौन सा नया चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही है, आईफोन का कौन सा नया मॉडल लॉन्च हुआ है ना, जूडियो में सेल चल रही है नहीं चल रही है, ये सब चीज़ें अपन चाहते हैं कि ये भी पता हो, साथ में अपना रिवीजन भी 3 बार हो जाए, अपन आंसर राइटिंग भी डेली कर लें, और अपन नई चीज़ें भी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो भी पढ़ लें। ये सब साथ में करना संभव नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखें, है ना। अपने जो मेन गोल है उसको ध्यान में रखें, और इसके अलावा भी आपको इशू आते हैं तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ में सबसे जो आपको हेल्प करता है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग इन द सेंस कि कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आपका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग, सपोर्टिव और समझदार होना चाहिए। दोस्त बहुत कम रखें लेकिन बहुत अच्छे रखें। मेंटल हेल्थ के टाइम आपको कुछ भी ऐसी चीज़ लग रही है, आप अपने दोस्तों से कंसल्ट करें, यहाँ पे संस्थान में टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें आपको झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस ही सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन दूसरा कम से कम रखें। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अपन बैठे हैं सब अपनी मर्जी से बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको यहाँ पे बुलाया है ना। आपको पता चला दृष्टि में सेमिनार है, जाना है, और आप RS की IS की यहाँ पे तैयारी खुद करने आए हैं, है ना। तो अपना ही गोल होना चाहिए। एक जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके साइड में यहाँ पे कुछ ऐसे लगाया रहता है, पट्टा बांधा हुआ होता है, ताकि उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। वो एक जो रेस है उसी पे अपना फोकस रखे। तो अर्जुन की जो चिड़िया की आंख वाली जो बात है ना,
उस तरह का अपना फोकस होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें साथ में करने की कोशिश नहीं करें, पढ़ाई करें ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार रहें, तो ज़रूर आपको समय से पहले और अच्छी सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, आप सभी यहाँ पे आए, पेशेंटली सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। दृष्टि संस्थान का धन्यवाद, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।